नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी द बुक सोसाइटी में आपका स्वागत है। जहां हम आज की इस वीडियो के माध्यम से सब्जेक्ट कोड 20G DG172 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा आपके साथ करेंगे। हमारा जो सब्जेक्ट का नाम है वो है जेंडर संवेदीकरण, संस्कृति, समाज और परिवर्तन। इससे पहले मैं इस वीडियो को आगे बढ़ाऊं, उससे पहले आपको यह बता देता हूं कि BGDG172 की प्लेलिस्ट में इस किताब के 15 चैप्टर अपलोड हैं। वहाँ हमने बहुत डीपली हर चीज़ पर चर्चा की है। आप चाहो तो 15 के 15 वीडियो देख लेना, तो आपके एग्जाम की तैयारी और अच्छे से हो जाएगी। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके BGDG172 सर्च कर लेना, वहाँ आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी। अगर फिर भी वीडियो ना मिले तो आप टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो सकते हो, वहाँ पर लिंक प्रोवाइड करवा रखा है मैंने। तो देखिए, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है कि पुरुषत्व की परिभाषा दीजिए और पुरुषत्व के विविध स्वरूपों की चर्चा कीजिए। तो जो ये हमारा क्वेश्चन है वो चैप्टर नंबर 3 से बनता है। तो चैप्टर नंबर 3 को अगर आप पढ़ोगे, उसकी वीडियो देखोगे तो और डीपली इसके बारे में आपको पता चलेगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि पुरुषत्व से हम क्या समझते हैं। तो देखो भाई, समाज एक पुरुष के बारे में क्या सोच रखता है, यही अवधारणा पुरुषत्व की अवधारणा है। अब समाज पुरुष के बारे में यह सोच रखता है कि उसकी आवाज़ में दम होना चाहिए, उसके चाल चलन में दम होना चाहिए, पुरुषों के अंदर आक्रामक व्यवहार होना चाहिए, पुरुष को झुकना नहीं चाहिए। समाज पुरुषों के बारे में यह सोचता है, जबकि इसके विपरीत महिलाओं के बारे में सोचता है कि महिलाएं तेज से ना हंसें, महिलाएं घर की दहलीज के बाहर ना खड़ी हों। ठीक है, तो जो समाज महिलाओं और पुरुषों के बारे में अलग अलग धारणाएं रख रहा है, ये तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है। लेकिन समाज स्पेशल पुरुषों के बारे में जो सोच रहा है वो पुरुषत्व की धारणा है। तो ऐसे में जो पुरुषत्व की धारणा है वो कैसी धारणा है? सामाजिक धारणा, यानी कि समाज ने पुरुषों के बारे में सोच रखा है कि हाँ भाई, पुरुष के अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए, अगर वो क्वालिटी नहीं है तो पुरुषों से भेदभाव भी किया जाता है। तो पुरुषत्व एक सामाजिक धारणा है, एक सांस्कृतिक धारणा है, जो किसी समाज में पुरुषों के से कैसा व्यवहार अपेक्षित करना है, पुरुषों के अंदर क्या गुण होने चाहिए ये सोचता है, पुरुषों की पर्सनैलिटी कैसे होती है ये सोचता है। तो हर एक सोसाइटी पुरुषों के बारे में एक अलग अलग दृष्टिकोण रखती है कि भाई, एक व्यक्ति अगर पुरुष है तो उसके अंदर क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, उसकी आवाज़ कैसी होनी चाहिए, उसका चालो चलन कैसा होना चाहिए, उसका व्यवहार कैसा होना चाहिए। ये जो समाज अपेक्षाएं रखता है, यही पुरुषत्व की धारणा है। इसमें शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विशेषताएं शामिल होती हैं, जो ये सब मिलकर एक पुरुषत्व की अवधारणा को बढ़ावा देती हैं। तो पुरुषत्व की परिभाषा समझ गए आप? कुल मिलाकर यह है कि पुरुषों के बारे में समाज ने धारणा बना रखी है कि पुरुषों के अंदर ये गुण होने चाहिए। यही धारणा क्या है? पुरुषत्व की धारणा है। अब पुरुषत्व के विविध स्वरूप होते हैं, यानी कि समाज में सारे गुण तो हर पुरुष के अंदर नहीं होते। तो कुछ पुरुष ऐसे होते हैं जो वर्चस्व मूलक पुरुष होते हैं, यानी कि ये वो पुरुष होते हैं जिनका समाज में दबदबा होता है। पुरुषत्व की धारणा यहीं से आई है। हर एक व्यक्ति चाहता है कि पुरुषों के अंदर ये गुण होने चाहिए। तो पुरुषत्व का ये वो रूप है जो समाज को प्रभावित करता है, महिलाओं पर अपना दबदबा रखता है और पुरुषों पर भी अपना वर्चस्व स्थापित करने का प्रयास करता है। एक मनोवैज्ञानिक है कार्नेल, उन्होंने कहा है कि पुरुषत्व एक सत्तावादी धारणा है जो पूरे के पूरे समाज पर अपने कंट्रोल को दर्शाती है, और इसमें खास तौर पर महिलाओं की अधीनता का समर्थन किया जाता है। इस धारणा में यह माना जाता है कि समाज में पुरुष ताकतवर होते हैं, साहसी होते हैं, सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं और परिवार का रक्षक होते हैं। यह धारणा पुरुषों से कठोरता भरा और डिसिप्लिन भरा और भावनाओं को कंट्रोल रखने वाला मानती है कि जो पुरुष है उस किसी के सामने रोएगा नहीं, अपनी फीलिंग को कंट्रोल रखेगा, डिसिप्लिन में रहेगा और कठोरता से समाज में पेश आएगा। तो पुरुषत्व की जो पहली अवधारणा है वो है वर्चस्व मूलक पुरुषत्व। तो वर्चस्व मूलक पुरुषत्व में वो लोग आते हैं जिनका व्यवहार आक्रामक होता है, जो डोमिनेट टाइप के लोग होते हैं, समाज को डोमिनेट करते हैं। वो ना सिर्फ महिलाओं को अपने अधीन रखते हैं बल्कि पुरुषों को भी अपने अधीन रख लेते हैं। इसके साथ साथ ये ताकतवर, साहसी होते हैं और इन्हें परिवार का रक्षक माना जाता है। ऐसा समाज ने सोच रखा है नहीं ऐसा, बट सोच रखा है। एक पुरुष होते हैं अधीनस्थ पुरुष। अधीनस्थ पुरुष वो होते हैं जो प्रभुत्व पुरुषों के अंडर में आते हैं। उदाहरण के लिए समलैंगिक पुरुष, यानी कि ऐसे पुरुष जिनका जो अट्रैक्शन है वो पुरुषों के प्रति ही है। तो वे पुरुष जिनका अट्रैक्शन पुरुषों के प्रति ही है, वो पुरुषों के साथ ही ज़्यादा संबंध बनाना पसंद करते हैं। ऐसे पुरुषों को समाज जो है वो अच्छी नज़रों से नहीं देखता। तो कोई पुरुष पुरुष के साथ ही संबंध बनाए तो क्या होगा? समाज उन्हें समलैंगिक पुरुष कहेगा और ये माना जाएगा कि ये अधीन पुरुष हैं। ठीक है, इन्हें समाज का कई बार बहिष्कार का सामना करना पड़ता है, समाज में इनकी ज़्यादा कोई रेस्पेक्ट होती नहीं है, ऐसा समाज का सोचना है। एक होते हैं विषाक्त पुरुषत्व। विषाक्त पुरुषत्व होते हैं जिनके अंदर निगेटिविटी भरी होती है, आक्रामक होते हैं, दूसरों पर दबदबा दबाना चाहते हैं, अपनी मर्दानी साबित करने के लिए इनके ऊपर दबाव रहता है और ये खुद इनके लिए नुकसानदेह होता है, गुस्सैल प्रभाव होता है इनका, और ये समाज में अपराधीकरण की प्रवृत्ति को बढ़ावा देते हैं। ये पुरुषत्व कहलाता है विषाक्त पुरुषत्व। एक होता है सकारात्मक पुरुषत्व। सकारात्मक पुरुषत्व में क्या होगा? पुरुष जो होगा वो सहयोगी होगा,
इक्वालिटी की बात करेगा, महिला पुरुष समानता की बात करेगा, वो अपनी ताकत का प्रयोग दूसरों के कल्याण के लिए करेगा, दूसरों की मदद के लिए करेगा। तो हम कहेंगे समाज में ये है सकारात्मक पुरुषत्व। एक होता है सहभागिता मूलक। ये वो पुरुष हैं जिनका समाज में दबदबा होता है, लेकिन इनकी वजह से नहीं होता है, बल्कि इस वजह से कि समाज में पुरुषों का दबदबा है, तो इसका फायदा ये भी उठा लेते हैं। रियलिटी में इनका कोई योगदान नहीं होता। कुल मिलाकर निष्कर्ष यह है कि पुरुषत्व एक स्थिर अवधारणा नहीं है। ये समाज के हिसाब से बदलती है, समय के हिसाब से बदलती है और संस्कृति के हिसाब से बदलती है। कि किसी कल्चर में क्या है, महिलाओं को ज़्यादा अधिकार हैं, तो वहाँ पुरुषत्व की अवधारणा अलग होगी। किसी कल्चर में ऐसा है कि पुरुष पुरुष के प्रति ही आकर्षित रहेगा, तो वहाँ पुरुष की अवधारणा अलग होगी। कोई समाज ऐसा होगा जो डोमिनेटिंग होगा, तो वहाँ पर पुरुष की अवधारणा अलग होगी। तो पुरुषत्व की अवधारणा जो है समाज, समय और परिस्थितियों के आधार से बदलती है। मैं आशा करता हूँ अगर ये क्वेश्चन आया तो आप डेफिनेटली इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही अच्छे तरीके से कर दोगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि श्रम बल सहभागिता में जेंडर अंतराल की धारणा का मूल्यांकन कीजिए और अपने तर्कों की पुष्टि कोई दो उदाहरण देते हुए दीजिए। तो देखो, पहले क्वेश्चन में हमें श्रम बल सहभागिता समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा? श्रम बल सहभागिता। तो अगर आपको इसके बारे में और डीपली जाना है कि भाई श्रम बल सहभागिता क्या होती है, तो आप चैप्टर नंबर 4 को पढ़ सकते हो। इसके अलावा चैप्टर नंबर 8 को पढ़ सकते हो। वहाँ पर इसके बारे में और विस्तार से बताया गया है, बट आंसर कैसे लिखना है मैं वो आपको बता रहा हूँ। तो श्रम बल सहभागिता का मतलब ये होता है कि जो हमारे वर्कर हैं, यानी कि जो कार्य कर रहे हैं, कार्यशील जो जनसंख्या है, कार्यशील जनसंख्या वो है जिसकी उम्र 15 से 59 साल की है। तो 15 से 59 उम्र के जो भी युवा और युवतियां हैं, ठीक है, ये सब श्रम बल होता है किसी देश का, क्योंकि यही कार्य करते हैं, आमदनी जनरेट होती है, फिर देश की आय बढ़ती है। तो श्रम बल में पुरुष ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं या महिला पार्टिसिपेट कर रही है, यही होता है श्रम बल सहभागिता। तो श्रम बल सहभागिता क्या कह रही है? तो श्रम बल सहभागिता का मतलब यह है कि कुल जनसंख्या में से कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं वर्किंग पॉपुलेशन में, यानी कि काम कर रहे हैं, इनकम जनरेट कर रहे हैं, देश को टैक्स पे कर रहे हैं। तो श्रम बल सहभागिता का मतलब समझ गए आप कि भाई श्रम बल सहभागिता का मतलब ये है कि कितने लोग वर्किंग पॉपुलेशन में हैं, कितने लोग रियल में कार्य कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, चाहे वो संगठित क्षेत्रों में हो चाहे असंगठित क्षेत्रों में हो। फिर यहाँ पर जेंडर अंतराल, जेंडर अंतराल का मतलब ये है कि श्रम बल सहभागिता में कितने वर्कर पुरुष हैं और कितने वर्कर स्त्री हैं। अब इसके बारे में हमें क्वेश्चन बताना। क्वेश्चन समझ गए? सबसे पहले भाई क्वेश्चन समझने वाली बात होती है। तो यहाँ पर श्रम बल सहभागिता का मतलब क्या है कि वर्किंग पॉपुलेशन कितनी है, यानी कितने परसेंट लोग काम कर रहे हैं और कितने परसेंट लोग बेरोजगार हैं। अब जितने लोग काम कर रहे हैं उसमें से पुरुषों की संख्या कितनी है और महिलाओं की संख्या कितनी है। अब कभी भी पुरुष और महिलाओं की संख्या बराबर नहीं होती, कहीं पुरुषों की संख्या ज़्यादा होगी और कहीं महिलाओं की। अब जो ये पुरुष और महिला की संख्याओं का जो अंतर है, इसी अंतर को जेंडर अंतराल कहते हैं। क्या कहते हैं? जेंडर अंतराल। तो देखो, तो जब आप श्रम बल सहभागिता में जेंडर अंतराल की बात करोगे तो इसका मतलब यह है कि लड़के और लड़कियों की श्रम में भागीदारी कितनी है। अब जो ये अंतर है, यही अंतर जेंडर अंतराल कहलाता है। जेंडर अंतराल के कारण क्या हैं? तो देखो, जेंडर अंतराल का पहला कारण यह है कि कोई समाज जेंडर के बारे में क्या अपेक्षाएं रख रहा है। तो परंपरागत रूप से अगर देखोगे तो लड़कों को ये माना जाता है कि वो परिवार में वित्तीय योगदान करते हैं, यानी कि जो फाइनेंशियल रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो परिवार में पुरुष की होती है, जबकि लड़कियों को घरेलू कार्य में रहने की अपेक्षा की जाती है। यह दृष्टिकोण ये कहता है कि आय संबंधी श्रम में भागीदारी पुरुषों की होगी और लड़कियों को घरेलू श्रम में रखा जाएगा। तो जब लड़कियां घरेलू श्रमिक रहेंगी, घर में काम करेंगी, जिसके उन्हें आय भी नहीं मिलेगी, तो जेंडर अंतराल तो होगा ही होगा, क्योंकि वर्किंग पॉपुलेशन में पुरुष ज़्यादा हो जाएंगे और जो महिलाएं वो घरेलू दुनिया में ही रहेंगी। तो ऐसे में बाहर जो ज़्यादा श्रम बल मिलेगा वो पुरुषों को मिलेगा। तो हम बोल रहे हैं कि भाई श्रम बल में पुरुष ज़्यादा क्यों हैं और महिलाएं कम क्यों हैं, या जेंडर अंतराल क्यों है। तो उसका पहला रीज़न ये है कि जो परंपरागत सोच वाले परिवार हैं, खासतौर पर भारत की बात की जाए या और भी लगभग विश्व के 70 से 80 देश ऐसे हैं जो परंपरागत सोच रखते हैं, ठीक है। जितनी भी हमारी कंट्रियां हैं जैसे ईरान, इराक, सीरिया, सऊदी, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये यमन, ओमान, ये सब पुरुष प्रधान देश हैं। अब इसमें क्या होता है, यहाँ पर महिलाओं को बाहर निकलने की अनुमति नहीं है। अब महिलाएं बाहर ही नहीं निकलेंगे भैया, तो बाहर नहीं निकलेंगे तो उन्हें रोजगार कैसे मिलेगा, और जब रोजगार नहीं होगा तो जेंडर तो अंतराल होगा ही होगा। और ऐसे में महिलाओं को दबाया रखा जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई उन्हें जब रोजगार नहीं है, वो आत्मनिर्भर नहीं है, तो किसी पर डिपेंड है। तो कई बार ना धर्म का सहारा भी लिया जाता है जेंडर अंतराल को बनाए रखने के लिए। दूसरा है शिक्षा और अवसर। अब मान लो कोई समाज ऐसा है जो लड़कियों की शिक्षा पर ध्यान नहीं दे रहा, तो लड़कियों को शिक्षा नहीं मिलेगी तो क्या होगा, अवसर कम हो जाएंगे, अवसर कम होंगे तो उन्हें रोजगार नहीं मिलेगा, रोजगार नहीं मिलेगा तो जेंडर अंतराल हो जाएगा। तो वहीं लड़कों को व्यावसायिक कौशल सिखाया जाता है, उनके पीछे पैसा लगाया जाता है, अच्छे अच्छे कोर्स कराए जाते हैं, जिसकी वजह से लड़कों को शिक्षा और अवसर मिल जाते हैं, जिसकी वजह से वो रोजगार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, श्रम बल सहभागिता में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। श्रम का स्वरूप,
लड़कियां अक्सर घरेलू और निजी क्षेत्रों में काम करती हैं और लड़कों को बाहरी क्षेत्रों में लगाया जाता है। तो ये कुछ रीज़न है जिसकी वजह से श्रम बल अंतराल रहता ही है। अब हमें देना है उदाहरण। तो अगर हम बात करें आंकड़ों की, भारत सरकार के आंकड़ों की बात करें, तो ग्रामीण भारत में ज़्यादातर लोग कृषि कार्य करते हैं। अब कृषि कार्य जो होता है उसमें क्या होता है, लड़कियों की भागीदारी होती है ज़्यादा, क्योंकि वो कृषि से जुड़े घरेलू कार्य वही करती हैं। जैसे बुआई के समय महिलाएं खेतों में काम करेंगी, कटाई के समय काम करेंगी, फसलें जब कट के घर पे आएंगी तो उसकी निराई का काम महिलाएं करेंगी। इसके अलावा जल को इकट्ठा करना, घरेलू पशुओं की देखभाल करने का भी काम उनका होता है, और इन सब काम का उन्हें कोई वेतन नहीं मिलता। दूसरी ओर खेतों में लड़के श्रमिक के रूप में काम करते हैं, उन्हें डायरेक्ट इनकम मिलती है, और ऐसे में जेंडर आधारित भूमिकाएं मजबूत हो जाती हैं। तो श्रम बल में ऐसा नहीं कि महिलाएं नहीं है, महिलाएं हैं, बट उन्हें उसका वेतन ही नहीं मिल रहा। ये हो रहा है कि भाई वो तो पारिवारिक आय है, पुरुष जाके मंडी में सामान बेच के आ रहा है, तो ये हो रहा है ये पुरुष की आय है। और जबकि महिलाएं भी उतनी मेहनत कर रही हैं, उन पर दोहरा काम होता है, घर का भी काम होता है और बाहर का भी काम आ जाता है। शहरी क्षेत्रों में श्रम विभाजन की अगर हम बात करेंगे, तो शहरी क्षेत्रों में लड़के निर्माण कार्यों में, होटलों में छोटे व्यापारी के रूप में काम करते हैं और कठिन शारीरिक श्रम करते हैं। इसके उलट लड़कियां घरेलू नौकरानी, बुटीक जैसी नौकरियों में लगी हुई हैं। तो काम की प्रकृति संगठित है, लेकिन और शोषण कार्य भी है। आज भी कार्यस्थल पर महिलाओं का शोषण किया जाता है। महिलाओं से ये सोचा जाता है कि वो शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े, नर्सिंग के क्षेत्र में आगे बढ़े, उनसे और कार्य करने की इतनी अपेक्षा नहीं की जाती। लेकिन ये भी ध्यान रहिए, हम परंपरागत सोच की बात कर रहे हैं, आधुनिक सोच की बात करने के लिए आज तो विंग कमांडर हो रही हैं महिलाएं, सेना में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं, देश की राष्ट्रपति एक महिला है। तो ऐसा नहीं कि आज वुमेन एम्पावरमेंट नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से आंसर पूछा भाई वो तो आपको बताना ही पड़ेगा। निष्कर्ष ये निकल रहा है कि जेंडर अंतराल बाल श्रम के स्वरूप और अवसरों में समानता को उजागर करता है। यह असमानता आर्थिक कारकों तक ही निर्भर नहीं है, बल्कि सामाजिक सोच और सांस्कृतिक सोच में भी गहराई से है। इसे कम करने के लिए पॉलिसीज बनानी तो जरूरी है, बट लोगों की सोच बदलनी भी जरूरी है। धर्म में भी कुछ चीज़ें चेंजेस होनी चाहिए, ताकि बहुत सारे लोगों को अवसर मिल सके शिक्षा के। लड़के और लड़की दोनों को शिक्षा, कौशल विकास और सुरक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए। इस पीडीएफ में टोटल 10 क्वेश्चन है। आज हमने 2 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए हैं। अगर आपका समर्थन मिलता है हमें, तो हम सभी क्वेश्चन जल्द से जल्द अपलोड करने की कोशिश करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और परीक्षा के लिए बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में नए क्वेश्चन के साथ।